सुन रहे हैं भाग 26। बादलों की भीषण गर्जना और बिजली की चमक धमक के साथ बहुत तेज बारिश हो रही थी। सभी यात्री बस में डरे सहमे ईश्वर से प्रार्थना करते हुए एक दूसरे की हिम्मत बंधा रहे थे। जंगल के सुनसान बियावर रास्ते पर उस तूफानी रात में बस पेड़ से टकराने के कारण उसका आगे का हिस्सा काफी क्षतिग्रस्त हो चुका था, जिस कारण बस के ठीक होने की कोई गुंजाइश नहीं लग रही थी। कुछ लोग ड्राइवर को होश में लाने का जतन करते हैं। उसके सर पर चोट लगने से खून बहकर जम गया था। रात के 9 बजने आए थे, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उस सुनसान रास्ते पर और कोई वाहन का आवागमन नहीं होने से किसी से सहायता लेने की कोई भी गुंजाइश नहीं थी। यात्रियों के पास सिवा बस में बैठे रहने के कोई चारा भी नहीं बचा था। बाहर का तूफानी दृश्य उस रात में बरसात में और भी भयानक हो चला था। बाहर एकदम घुप अंधेरा छाने से कुछ दिखाई देना तक मुश्किल था। वो इलाका वैसे भी लूटपाट के लिए मशहूर था। जंगल के आसपास की बस्ती के लोग ही रात में मौका देखकर लूट को अंजाम देते थे। इसी कारण उस इलाके में कभी बस रुकती तक नहीं थी। सभी को यही डर था कि कहीं कोई अनहोनी घटित ना हो जाए। जैसे जैसे रात गहराती जा रही थी, सबके मन का डर भी बढ़ता जा रहा था। महेश भी क्या करता, सो सभी की तरह चुपचाप अपनी जगह पर ही बैठा रहा। पास ही में मनोहर लाल भी आंखें बंद किए मुंह नीचे करके सोने की मुद्रा में बैठे रहते हैं। महेश गौर से उन्हें ही निहारता रहता है। घर में रमा बराबर दोनों हाथ जोड़कर जैसे तपस्या पर बैठी थी। खुशबू और पार्वती भी लगातार प्रार्थना कर रहे थे। दोनों के मन में गुलाबों द्वारा कही बात गूंज रही थी। पार्वती की तो जैसे अनजानी आशंकाओं से मनस्थिति बिगड़ी हुई थी। उसका मन रह रहकर महेश की चिंता में लगा हुआ था, जो अब तक घर नहीं आया था। बारिश होने की वजह से सचिन भी अब तक घर नहीं आ पाया था। पूरा घर जैसे मनहूसियत की चादर ओढ़े उनको चढ़ा रहा था। महेश के गुरुजी द्वारा दी गई अंगूठी और माला घर पर ही भूल जाने से सबके होश वैसे उड़े हुए थे। लेकिन रमा अपनी भक्ति में लीन थी। उधर गुलाबो भी अपनी कार्य शक्तियों को जागृत करने में लगी थी। उसे रात के 12 बजने का बेसब्री से इंतजार था, जब उसकी शक्ति दुगनी होने वाली थी। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। बस में बैठे हुए लोगों की आंखें भी धीरे धीरे नींद के असर से बंद होने लगती है। महेश भी मजबूर सा अपनी सीट पर बैठे बैठे झपकी के कारण बार बार अपनी गर्दन नीचे लटका रहा था। बस के अंदर पूरा अंधेरा था। बैठे बैठे महेश की नींद लग जाती है। रात के 11 बज गए थे। बच्चे भी बैठे बैठे वही पार्वती की गोद में सर रखकर सो गए थे। पार्वती खुशबू की तरफ देखती है, जो हाथ जोड़े वही बैठी थी। खुशबू बिटिया, जा इन बच्चों को कुछ खिलाकर फिर पलंग पर सही से सुला दे। मेरा मन बड़ा विचलित हो रहा है, बहुत डर लग रहा है। ये सचिन भी पास के गांव जाने का कहकर गया था, अभी तक नहीं आया। पता नहीं मेरे दोनों बच्चों के साथ क्या हो रहा है। ये घर जो अभी तक पूरे गांव में संस्कारों और पारिवारिक एकता के लिए जाना चाहता था, आज इसी घर में टूटने की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। मेरी तो मति बिल्कुल काम नहीं कर रही है। जा बेटा जा, और तू भी कुछ खा ले। इन बच्चों को भी खिला देना। मैं यही रमा के पास बैठी हूँ। पार्वती खुशबू के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, मैं मुन्नी और बिट्टू को खिला देती हूँ माँ जी, पर मुझे भी अब भूख नहीं है। लेकिन आप क्यों भूखी रहती है? चलिए आप ही कुछ थोड़ा बहुत खा लीजिए, आपकी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं है। खुशबू की बात सुनकर पार्वती हाथ के इशारे से मना करने लगती है। उस माँ के गले से कौर नीचे कैसे उतर सकता है बेटा, जिस माँ के बच्चे भारी मुसीबत में फंसे हों। जब तक उनको सलामत नहीं देख लेती, पानी तक नहीं दिया जाएगा मुझसे। हे भगवान, मेरे बच्चों की रक्षा करना, उन्हें हर बला से बचाना, चाहे तू मेरी जान ले ले। तू जा बेटा, इन मासूमों को खिलाकर सुला दे मेरे कमरे में, और बेटा वहीं इन्हीं के पास ही बैठ जाना। मुझे उस चुड़ैल का कोई भरोसा नहीं, कब क्या चाल चल दे। उसे इस घर के कोने कोने की खबर रहती है। पार्वती की आंखों में चिंता और डर साफ झलक रहा था। पानी बरसकर बंद हो चुका था। मौसम का कोलाहल भी लगभग शांत हो चला था। खुशबू मुन्नी और बिट्टू को लेकर कमरे से बाहर निकलती है। तभी मनोहर लाल खुशबू को ढूंढते हुए वहां आते हैं। उन्हें खुशबू आंगन में मुन्नी और बिट्टू के साथ नजर आती है। वो आकर उससे बोलते हैं, क्या बात है बेटा, आज घर में इतना सन्नाटा कैसे? तू भी दोपहर से घर नहीं पहुंची? तबीयत ठीक नहीं थी, दवाई लेकर मैं भी लेट गया था, तो पता नहीं कब इतनी जमकर नींद लग गई। अभी खुली, बाहर देखा तो बारिश हो रही थी, अभी पानी बंद हुआ तो यहाँ चला आया।
भाभी और रमा भी दिखाई नहीं दे रहे। मनोहर लाल चारों तरफ नजर दौड़ाते हुए खुशबू से पूछते हैं। खुशबू बच्चों को खाना खिलाकर उन्हें पहले कमरे में सुला देती है, फिर मनोहर लाल जी को सारी बात विस्तार से बताती है। सब कुछ सुनकर मनोहर लाल भी चिंता में आ जाते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि महेश अभी तक वापस नहीं आया, वो अंदर जाकर देखते हैं तो रमा उन्हें पूजा घर में हाथ जोड़े बैठी हुई नजर आती है। पास में ही पार्वती भी चिंतामग्न अवस्था में विचलित सी बैठी रहती है। जैसे ही पार्वती की नजर मनोहर लाल पर पड़ती है तो उनकी आंखों में आंसू छलक आते हैं। मनोहर लाल उनके पास आकर ढांढस बताते हुए उन्हें हिम्मत रखने का हौसला देने लगते हैं। मुझे अभी भी खुशबू से पता चली सारी बात भाभी। अब तो ये सब सहन नहीं होता। पता नहीं कब तक चलता रहेगा ये सब। इस घर को पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई है। हंसता खेलता घर आज डर, मायूसी और मनहूसियत के साए में पड़ा है। मैं तन मन धन से आप लोगों के साथ हूँ भाभी। आप चिंता बिल्कुल भी ना करें। बरसात अब बंद हो चुकी है। मैं कुछ लोगों को लेकर जाता हूँ और आसपास पता करता हूँ। नाके के बस स्टैंड पर जाकर देखता हूँ। खुशबू बता रही थी कि सचिन भी आज आ गया है। वो भी अभी तक घर नहीं आया। दोनों भाई पता नहीं कहाँ हैं। मैं जाता हूँ, पता करता हूँ। मनोहर लाल पार्वती से बोलकर उठकर खड़े हो जाते हैं। भाई साहब, आप कितना करेंगे हमारे लिए? अपनी जान जोखिम में मत डाला कीजिए। खुशबू को एक आप ही की तो हिम्मत है। इस घर में तो होना है वो हो ही रहा है। और फिर इतनी रात गए आप कहाँ ढूंढते फिरेंगे? नाका कोई पास थोड़ी है। इतनी रात गए आप कैसे जाओगे वहाँ? बरसात से रास्ता और भी खराब हो गया होगा। कोशिश तो करूंगा भाभी। यूं ही हाथ पर हाथ रखे तो बैठ नहीं सकता। आप मेरी चिंता मत कीजिए। खुशबू आज रात यही आप लोगों के साथ है। मैं बाहर जाकर कुछ इंतजाम करता हूँ। और फिर रास्ता तो महेश के लिए भी खराब होगा। क्या पता वो इसी कारण नाके पर स्टैंड पर ही बैठा हो। मनोहर लाल अभी बोल ही रहे थे कि तभी सचिन वहाँ आ जाता है। वहाँ सबको इस हाल में देखकर वो भी हैरान रह जाता है। रमा को इतनी रात गए भगवान के सामने इस तरह बैठा देखकर वो कुछ समझ नहीं पाता। सचिन पार्वती के पास आकर पूछता है, माँ, आज इतनी खामोशी क्यों है? भैया अभी तक नहीं आए क्या? मैं दिन की बात के लिए आपसे माफी मांगता हूँ। गुस्से में जो आया वो बोल गया। मुझे माफ कर दे माँ। मैं भाभी से भी माफी मांगना चाहता हूँ। सचिन की बात सुनकर पार्वती आंखों में आंसू लिए उसकी ओर देखकर बोली, बेटा, ये बातें तो होती रहेंगी। अभी तो तेरे मनोहर चाचा के साथ जाकर महेश का पता कर बेटा। दोपहर से गया है, अभी तक कोई पता नहीं। ऊपर से शाम से ऐसी तूफानी बारिश हुई। मुझे लगता है कहीं उसी में न फंसा हो। पार्वती उसे उस वक्त रमा और गुलाबों के बीच की असली बात नहीं बताती। आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं और मनु चाचा जाकर पता करते हैं। बंटी की मोटरसाइकिल मेरे पास ही है। चलिए चाचा जी, नाके पर बस स्टैंड पर जाकर देखते हैं। सचिन मनोहर लाल की तरफ देखकर चलने का इशारा करता है। महेश की आंख खुलती है। वो आसपास देखने लगता है। पूरी बस में अंधेरा था। खिड़की के बाहर देखने पर बारिश बंद हो चुकी थी। हवा में हिलते हुए पेड़ भी अब लगभग खामोश से खड़े थे। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। उसकी नजर जैसे ही अपनी बगल वाली जगह पर जाती है, जगह खाली देखकर वो हैरान हो जाता है। मनोहर लाल वहाँ नहीं थे। उठकर जब अंधेरे में पूरी बस में गौर से नजर दौड़ाता है तो पता चलता है कि उस बस में तो कोई नहीं था। सब कहाँ चले गए? उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। वो आश्चर्य में खुद को उस बस में अकेला पाता है। बस से नीचे उतरने पर ही उसे बाहर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता। बस के चारों तरफ घूम घूम कर देखने पर भी सिर्फ रात के अंधेरे में झाड़ झंकार ही दिखाई देते हैं। वातावरण एकदम शांत। सिर्फ झींगुरों और मेंढकों की टर टर बरसती आवाजें ही सुनाई देती है। वो वहीं खड़ा खड़ा सोचने लगता है कि आखिर कहाँ चले गए सब। घड़ी पर नजर दौड़ाते ही वो और भी हैरान हो जाता है। रात के ठीक 12 बज चुके थे। वैसे तो महेश निडर स्वभाव का हिम्मती इंसान था, पर उस वक्त उस सुनसान जगह पर वो भी इतनी रात को बीच जंगल में अकेला खड़ा खड़ा, अब उसे भी कुछ कुछ डर लगने लगता है। उसे कुछ समझ नहीं आता किधर जाए। आखिर बाकी यात्री कहाँ गायब हो गए थे? बस के पास खड़े खड़े अपना सर धुनता हुआ आसपास अंधेरे में देखने की भरसक कोशिश करता महेश आखिर अकेला उस जंगल के रास्ते से जाता भी तो कहाँ? दूर जंगल के अंदर से सियारों के रोने की आवाज उस अंधेरी रात में और भी खौफ पैदा कर रही थी। रात भर वहीं बस में बैठकर इंतजार करने के अलावा उसे कोई रास्ता नजर नहीं आता। वो हिम्मत करके वापस उस खाली बस में चढ़कर अंदर आता है, लेकिन अंदर आकर उसे कुछ महसूस होता है।
अंधेरे में भी वो इतना तो देख ही सकता था। अंदर तो सभी यात्री अपनी जगह पर सोए पड़े थे। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। अभी थोड़ी देर पहले तो जब उसने बस के अंदर देखा था तो कोई नहीं था, और अब दोबारा वापस बस में आने पर सभी यात्री दिखाई देने लगे। वो आंखें मलकर फिर दोबारा अंधेरे में नजरें गड़ा गड़ा कर गौर से देखता है। सभी लोग नींद में गाफिल पड़े हुए थे। क्या रहस्य है ये? आश्चर्य से सोचता हुआ महेश वापस सीट पर आकर बैठ जाता है। वो खुद से ही बुदबुदाने लगता है, अरे नहीं, मुझे ही कोई गलतफहमी हुई होगी। भला इतनी रात में सभी यात्री कहाँ जा सकते हैं? और चले गए थे तो वापस लेके आए? मुझे ही नींद में अंधेरे में कुछ समझ नहीं आया होगा।